सफल होने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, मेहनत के साथ साथ तकनीक और धैर्य परम आवश्यक होता है। सॉलिड स्टेट के आज के लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल के चुंबकीय गुण के बारे में। इससे पहले क्रिस्टल के चुंबकीय गुण से पहले सॉलिड स्टेट के 11 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके बतलाए जा चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से तर्कपूर्ण तरीका से सॉल्व कर पाएँ, तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 12 में क्रिस्टल का चुंबकीय गुण। तो किसी भी क्रिस्टल का चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किन किन बातों पर निर्भर करता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या है, सबसे पहले इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे के सिचुएशंस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि इसके अंतर्गत भाई हमने क्या क्या पढ़ना है। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्रण करता है, यह आप सबको पता है, जिससे परमाणु में घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अतः परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखिए हमारे पास एक नया शब्द आ गया, चुंबकीय आघूर्ण। यानी किसी भी परमाणु का चुंबकत्व इस बात के ऊपर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ का चुंबकत्व उसके परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का, गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना है। इसी चुंबकीय आघूर्ण से उस पदार्थ का चुंबकत्व पता चल पाता है। प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, उस बात के ऊपर चुंबकीय शक्ति निर्भर करता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें डिस्कस क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का जनरल सिंबल होता है म्यू, और चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट किया जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के सहायता से। तो भाई साहब हमारे लिए एक टर्म यहाँ पर आ गया, क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता क्या है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हम अच्छा से समझ लें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n से सूचित कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर लिया, वो एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख डालेंगे। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब जो लास्ट सेल बच रहा है, उस सेल का ऑर्बिटल डायग्राम हम बना देंगे, ऑर्बिटल का व्यवस्था दिखा देंगे, तो पता चल जाएगा इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में ना हो। हम यहाँ लिखना भी चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में ना हो, जोड़ा में ना हो, उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि एक टर्म यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, किसी भी ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। अब जैसे देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर एक टर्म लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्बिटल। तो भाई ऑर्बिटल ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन व्यवस्था दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था देख लेते हैं। जैसे s ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स है, f ऑर्बिटल्स है। s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब s में एक ऑर्बिट होता है, s ऑर्बिटल के अंदर। p ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट होता है। d ऑर्बिटल के अंदर भाई 5 ऑर्बिट होता है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिटल में जो है वह किस में है या कितना है, तो वह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट आधा, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवर्ड में ऊपर की ओर भराता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की, ऊपर से नीचे दूसरा, और पहला नीचे से ऊपर। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2
3। हाँ भाई, शर्त ये भी है कि जब तक अपवार्ड पूरा नहीं बनेगा तब तक डाउनवार्ड में भी इलेक्ट्रॉन हमने नहीं डालना है। 3 4 5 6, इसमें देखिए 10 है। 1 2 3 4 5, अगर 5 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर रहेगा तो ऐसा ही करके छोड़ देंगे। 6 रहेगा तो यहाँ तक आके छूट जाएगा। 7 8 9 10, इसमें देखिए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई साहब फाइनली आप इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या देखिए, आपने जितने भी ऑर्बिटल देखे, चूंकि ये पूरा का पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ना भरा हो, कुछ ना कुछ खाली हो। जैसे कि यहाँ देखिए, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ नहीं होगा। यहाँ पर भी एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है, नहीं होगा। पी के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास मैक्सिमम 6 होता है, नहीं होगा। 3s2 के पास, एस के पास 2 है, नहीं होगा। 3p1, हाँ, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखते हैं कैसे, क्योंकि 3p1 है और p के ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3। नहीं, एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अकेला इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो एल्युमिनियम के अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लीजिए हमने क्लोरीन लिख लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17 3p5। यहाँ तक तो पूरा का पूरा हर एक चीज भरा हुआ है, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल 3p5 में हम इलेक्ट्रॉन का बंटल दर्शा देते हैं। 3p5 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है और इसमें कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अकेले रहने के लिए मजबूर है। 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अकेले रहने के लिए मजबूर है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो किसी भी एटम के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसे निकालने के लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत आवश्यक है। आप कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आप चुंबकीय आघूर्ण को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है हमने। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, कि चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण की ओर चलते हैं भाई। चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है या मैग्नेटिक मोमेंट हम किसे कहते हैं, इन बातों को समझिए ध्यान से। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट वह राशि है जो चुंबक के बल आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में दर्शाता है, उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? म्यू से सूचित किया जाता है या म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर फॉर्मूला बनता है √n इंटू n+2। ये एक फॉर्मूला बन गया ना, म्यू का फॉर्मूला। म्यू का फॉर्मूला, अब म्यू का मतलब क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है Bm। Bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ये Bm का मतलब हो गया। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और एक Bm का वैल्यू जो होता है ना सर, वो कितना होता है? 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कोई भी कंपोनेंट आ जाए और उसमें कहे कि इसके चुंबकीय आघूर्ण आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास लोहा आ गया Fe का परमाणु संख्या कितना है? 26 है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए, यहाँ तक में जितने भी ऑर्बिटल हैं पूरे के पूरे भरे हुए हैं। जब ऑर्बिटल पूरे भरे हो तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर है कितना? 6। मतलब इसमें कुछ ना कुछ खाली है। अब उसी खाली इलेक्ट्रॉन की सहायता से हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन का बंटल दर्शा देते हैं। 3d में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हमने ऑर्बिट बना दिया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। देखिए सर, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अकेले अकेले रहने को मजबूर हैं।
आपके मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि भाई अकेले अकेले क्यों रहेगा, इस 2 को उठाओ, 2 में डाल दो, ऐसा नहीं होता सर, एनर्जी ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण यदि हम कैलकुलेट करें तो फाइनली हमारे पास जो भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का प्रयोग हम कर लेते हैं कि चूंकि म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2, इसलिए म्यू ऑफ एफ ई इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू 4 प्लस 2। अब देखो सर, 4 और 2 6, 6 चौका 24, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 24 बी एम, या और हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ एफ ई इज इक्वल टू रूट 20 को सॉल्व कर लेंगे 2 रूट 6 बी एम। तो लोहा का चुंबकीय आघूर्ण 2 रूट 6 या रूट 24 बी एम निकल के सामने आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग चुंबकीय गुणों के आधार पर क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया है, यानी चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण देख लेते हैं कि क्रिस्टल को कितने भागों में बांटा गया। भाई चुंबकीय शक्ति के आधार पर चुंबकीय पदार्थ 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय, दूसरा प्रकार है अनुचुंबकीय, तीसरा प्रकार है लौह चुंबकीय, चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय और पांचवा है फेरी चुंबकीय। तो इन सभी पांचों को हमें बारी बारी से डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, तो भाई साहब सबसे पहले हम चलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर ना। ये वैसा पदार्थ होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होना मतलब सर आसानी से धीरे धीरे गया और आराम से फिर हट गया। जो धीरे धीरे हट जाएगा उसे कहते हैं दुर्बलता से प्रतिकर्षित होना, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका सभी का सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है। जैसे H2O, NaCl, C6H6, TiO2, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, Zn, Cu प्लस, Ag प्लस, ये सब भी इसी एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि Zn2 प्लस प्रतिचुंबकीय है, इस बात का अगर हमें जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे भाई? तो इस बात का जांच करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। Zn2 प्लस जिंक का परमाणु संख्या 30, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन या तो आउटर सेल से निकलता है या आउटर सेल में प्रवेश करता है। तो अंत में हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, शुरू में नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखो सर 30 तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आउटर सेल है क्या? तो 4s2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बच क्या रहा है? 3d10। 3d10 d के अंदर, d ऑर्बिटल्स के अंदर 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 1 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई पूरा का पूरा भरा हुआ है, डेट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 0 हो जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। अब जैसे ही चुंबकीय आघूर्ण ऑफ Zn2 प्लस हम करेंगे तो Zn2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। 0 भस्मासुर है, सबको 0 कर देगा, तो 0 pm। इससे क्या स्पष्ट हो गया? क्योंकि यहाँ ही बोला जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण जिसका शून्य हो वो सबका सब क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो और युग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना हो, उसे आप कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आई होप कि आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आया हो। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद हम लोग चलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, यानी प्रतिचुंबकीय के बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा क्या? तो दूसरा टॉपिक है हमारा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वैसा चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से आकर्षित होता, वो आसानी से जाकर हटता था, धीरे धीरे हट जाता था। ये धीरे धीरे जाकर सटेगा, धीरे धीरे सटेगा, तेजी से बिल्कुल भी नहीं सटेगा। तो सर धीरे धीरे जाकर जो सटेगा, दुर्बलता से जो आकर्षित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ऐसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। देखो उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य था,
इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है। वो दुर्बलता से प्रतिकर्षित होता था, ये दुर्बलता से आकर्षित होता है। इसमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। ये 3 मेजर अंतर है दोनों के अंदर देखने को। अब जैसे यहाँ पर O2 है, Cu2 प्लस है, Fe3 प्लस है, Cr3 प्लस है, TiO है, Ti2O3 है, VO2 है, etc है। अब जैसे मान लीजिए कि Cu2 प्लस है तो यह अणुचुंबकीय पदार्थ तभी ना होगा भाई जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखते हैं Cu2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो Cu2 प्लस कॉपर का परमाणु संख्या 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन निकलेगा तब, जैसे पहले भरेंगे तब तो निकलेगा। पहले हम 29 का बना लेते हैं सर कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख डाला, इससे फाइनली हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। और मोस्ट आउटर सब सेल है हमारे पास 4s1। 4s1 के बाद मोस्ट आउटर सब सेल होगा 3d10। तो इसमें एक ही है, एक इससे निकाल देंगे और एक जो बचेगा वो 3d10 से निकालेंगे। 3d10 से जैसे हम निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3d9। और जैसे ही सर कोई भी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं होगा, तो फुलफिल नहीं होने का मतलब उसमें अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है तो निश्चित रूप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा, और चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा तो इसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अणुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आई होप कि आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ गया होगा। तो किसी भी एटॉमिक एटम टर्म के लिए आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का सिलेक्शन इसी प्रकार से करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद हमारे पास तीसरा टर्म आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई ये तो धूम धड़ाका वाला है। चुंबक के पास जाएगा ना तो तेजी से अट्रैक्ट हो जाएगा। जो चुंबक में जाकर तेजी से चिपक जाए, सट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अति तीव्रता से आकर्षित होता है उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह अणुचुंबकीय पदार्थ का एक विशेष फॉर्मेशन है, विशेष रूप है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण अणुचुंबकीय पदार्थ से बहुत अधिक होता है, FeCO2NiCrO2। इसमें देखिए दिखाया गया कि ऐसा क्या है इसके अंदर कि सारे डोमेन एक ही दिशा में होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका NCERT में, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित होता है क्योंकि इसका सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है। यानी हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते थे कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है ना, ऊपर की ओर ही अलाइन होता है। अब जब सब कुछ एक ही दिशा में चलेगा तो पावर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा मतलब चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ेगा। देख रहे हैं ना, सभी के सभी एक ही दिशा में अलाइन है। अब यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आ गया डोमेन। भाई डोमेन क्या है, डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन्स है क्या, डोमेन है क्या, क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उसका सभी चुंबकीय गुण उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं।
ना, तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग या किसी भी क्रिस्टल पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उसका सभी चुंबकीय गुण उपस्थित हो उसे डोमेन कहते हैं। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। समझ में आ गई बात। और ये भी समझ में आ गया होगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित क्यों होता है। बात यही नहीं खत्म हो रहा है भाई, इसमें और बात है। अगर हमने अस्थाई चुंबक बनाना हो, क्या बनाना हो, अस्थाई चुंबक बनाना हो, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए भी लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं, जिससे इसका चुंबकीय शक्ति बहुत ही अधिक होता है। बात समझ में आ गई ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्रारूप में देखने को मिलेंगे। अब लौह चुंबकीय पदार्थ के बाद चुंबकीय पदार्थ का अगला टाइप आपके पास निकल के आता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में एक ही डिफरेंट है। वो मेजर डिफरेंट क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर सभी डोमेन ऊपर की ओर एक ही दिशा में लाइन होता है, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन का व्यवस्था ऐसे होता है, एक ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है, ऊपर नीचे धूम धड़क्का, ऊपर नीचे धूम धड़क्का, ऐसे करके चलते रहेगा। भाई जब ऊपर नीचे चलेगा, एगो अन्य खींचेगा, एगो अन्य खींचेगा, मतलब हम खिंचवा न जाएंगे बीचे बीच, मतलब दोनों एगो अन्य खींच के भाग जाएगा, एगो अन्य खींच के भाग जाएगा। इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि दोनों का शक्ति अपोजिट दिशा में है। जब दोनों का शक्ति अपोजिट दिशा में हो तो रिजल्ट तो शून्य निकलेगा ना, खत्म कहानी। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो जाता है कि वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण का योग शून्य होता है उसे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे MnO, V2O3, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, MnO2, निकेल ऑक्साइड। इसमें देखिए सभी डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में व्यवस्थित होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं प्रति समानांतर। क्या कहते हैं? प्रति समानांतर। ठीक है, प्रति समांतर व्यवस्था। तो प्रति समांतर व्यवस्था में डोमेन व्यवस्थित होता है और इसके चुंबकीय आघूर्ण का योगफल 0 हो जाता है। ध्यान से देखो, एक आया था प्रति चुंबकीय पदार्थ जो सबसे पहला था, उसका भी चुंबकीय आघूर्ण क्या था? 0 ही था। समझ में आ रही बात ना। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिलौह चुंबकीय का बिहेवियर थोड़ा बहुत मैच करेगा। किससे मैच करेगा? प्रति चुंबकीय पदार्थ से मैच करेगा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं सर। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रति चुंबकीय के बाद क्या है? फेरी चुंबकीय है, फेरी मैग्नेटिक्स। तो देखते हैं भाई फेरी मैग्नेटिक्स क्या है। ध्यान रखना, लौह चुंबकीय का नाम था फेरो मैग्नेटिक्स, एक है फेरी मैग्नेटिक्स। तो फेरा फेरी कर दोगे तो हो जाएगा आपके आंसर में हेरा फेरी। तो आपको क्या नहीं करना भाई? हेरा फेरी नहीं करना, फेरा फेरी नहीं करना है। लौह चुंबकीय को आप फेरो कहो और फेरी तो ऑलरेडी फेरी है, तो फेरा फेरी से आप बच सकते हैं। अब देखिए फेरी चुंबकीय पदार्थ में होता क्या है? वैसा चुंबकीय पदार्थ जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो? कुछ हो, धनात्मक हो, उसे फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। भाई फेरी चुंबकीय पदार्थ में डोमेन का व्यवस्था, इसको हम इसमें लिख देते हैं। इसमें डोमेन का व्यवस्था किसमें? इसमें फेरी चुंबकीय पदार्थ में संरेखी समांतर एवं प्रति समांतर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शानदार पॉइंट होगा कि भाई इसमें डोमेन का व्यवस्था संरेखी समानांतर और प्रति समानांतर होता है। संरेखी समानांतर देखिए, दो को ऊपर की ओर है, संरेख है, एक ही दिशा में है, तीसरा फिर नीचे की ओर है, फिर दो को ऊपर की ओर है, एक ही दिशा में है, तीसरा फिर नीचे की ओर है। तो भाई ये ऊपर नीचे वाला शक्ति खत्म कर देगा, फिनिश हो जाएगा।
ये ऊपर नीचे वाला शक्ति खत्म कर देगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन के बावजूद एगो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एगो ऊपर यहाँ पर जा रहा है, कुछ ना कुछ तो चुंबकीय आघूर्ण होगा ना। इसलिए बोला जा रहा है जिसका चुंबकीय आघूर्ण धनात्मक हो उसे हम क्या कहते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक्स कहते हैं। फेरी मैग्नेटिक्स के एग्जाम्पल्स बहुत आसान होते हैं। फेरी मैग्नेटिक्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वह क्या होते हैं सर, तो वह होते हैं धात्विक फेराइट। भाई ये धात्विक फेराइट क्या है, तो धात्विक फेराइट है एम मतलब धातु, Fe2O4 तो Fe2O4 को हम धात्विक फेराइट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी उसी फॉर्मेशन में लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं ना Fe2O4। तो अब चूंकि दोनों लोहा ही है तो Fe3 एक साथ लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का फेराइट है, यहाँ पर जिंक का फेराइट है। तो भाई फेरी चुंबकीय को पहचानना बहुत आसान काम है। क्यों आसान काम है, क्योंकि इसमें फेराइट होता है, इसलिए इसे आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसके डोमेन का जो व्यवस्था है वो क्या है, संरेखी समानांतर है और क्या है, प्रति समानांतर है। संरेखी समानांतर ये हुआ, प्रति समानांतर ये हुआ, इसको प्रति समानांतर कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर हमने डाला है कि भाई जब फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, यानी इसको जब हम गर्म करेंगे तो अणुचुंबकीय पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब यह अपने आप में बदल के अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह हो जाता है, जिसे पुनः ठंडा करने पर फेरी चुंबकीय पदार्थ होता है। मतलब इसको गर्म करो तो गर्म करने पर अणुचुंबकीय, और अणुचुंबकीय को ठंडा करो तो फिर से फेरी चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ये था आपका सॉलिड स्टेट का सारा थ्योरी। आज हम लोग एनसीईआरटी के इस क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे खत्म होगा, तो कर ही लेते हैं खत्म बिना कुछ टेंशन के साथ। भाई आजा आजा आजा। तो चलो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये रहा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही धांसू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का धांसू क्वेश्चन इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी धूम मचाता है। तो क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के, भाई तू चल 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 चल, हाँ चलेगा, अब चलेगा। किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के पदार्थ से बनाए जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। हमारा आधा आंसर हो गया लौह चुंबकीय पदार्थ, कंप्लीट कोमा। अब देखते हैं लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय। हाँ भाई दोनों ऑप्शन दिया है, तो हम लौह चुंबकीय से अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब लौह चुंबकीय का है, तो देखिए लौह चुंबकीय का है क्योंकि लौह चुंबकीय, कौन चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ का सभी डोमेन क्या हो, तो सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है। तो इससे क्या होता है, जिससे इसका चुंबकीय शक्ति अत्यधिक होता है। अब चुंबकीय शक्ति अत्यधिक होता है तो इससे जिसके पास पावर ज़्यादा है भाई वो सरकार में होगा, तो इसका चुंबकीय शक्ति अधिक है, डेट मीन्स इससे अच्छे चुंबक बनाए जा सकते हैं। रीजन आपको पता चल गया। अब चलते हैं एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं क्या है।
क्या नहीं है। तो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है भाई, तो निम्नलिखित को उचित उदाहरण से समझाइए। आप समझाने में माहिर हैं, आप लोगों को महारत हासिल है, आप अच्छा समझा लेते हैं तो समझा लीजिए। फेरी चुंबकीय आपने ऊपर देखा, अनुचुंबकीय भी आपने पढ़ा, लव चुंबकीय भी पढ़ा, प्रतिलव चुंबकीय भी पढ़ा। तो आपको करना क्या है कि इस सबको परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद ना एक प्रॉपर एग्जाम्पल डाल देना, सब में इसी वे में आपको आंसर लिख देना है। अगर उसके डोमेन का व्यवस्था है तो दे दीजिए, नहीं है तो और अच्छी बात है। ठीक, अब चलते हैं एनसीईआरटी के आज के लेक्चर के बाद सॉलिड स्टेट आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस प्रकार से आसान तरीके से एनसीईआरटी के इस चैप्टर को 12 लेक्चर के अंदर ख़त्म किए गए। तो आप भी चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले, तो आप राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए और जोड़िए अपने साथियों को। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, अब एक धमाकेदार अनाउंसमेंट सुन लीजिए। वो धमाकेदार अनाउंसमेंट क्या है? तो वो धमाकेदार अनाउंसमेंट है कि भाई जब भी हम एनसीईआरटी चैप्टर ख़त्म करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन तो आपको बतलाए ही गए अलग अलग लेक्चर में। अब आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बार मिले? जी हाँ, कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहता है। तो हम एक लाइव क्लास लाने वाले हैं एनसीईआरटी के पहला चैप्टर के ऊपर, जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे एक ही लेक्चर में एक चैप्टर का खत्म। बुम बुम बुम।